ध्यान न दे, ध्यान देना है जनाब, आखिरकार लोगों को भी पता चले, आवाम देख रही है, आवाम को भी पता चलेगा कि आखिरकार ड्रामेबाज है कौन। मैं कह रहा हूँ ड्रामेबाज कौन? देखिए मेरे कहने का मतलब ड्रामेबाज है कि ये सोच है, और लोग किस तरीके से देखते हैं और लोग किस तरीके से समझते हैं वो लोगों की राय होगी, वो लोगों की राय होगी। और मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ और मैं कितना जानता हूँ, कितना कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पता है, वो लोग अपनी लोग जो है अपनी तरजीह देंगे। इरफान हाफिज लोन हमेशा सुर्खियों पे नजर आते हैं। इरफान हाफिज लोन साहब जो है हमेशा। मुझे आप एक चीज बताइए, आपको ये बीमारी लग गई है, ठीक है ना? आप जनाब मेरी बात सुनिए, नहीं पता होना चाहिए टीआरपी आपकी कैसे कौन सी टीआरपी हजरत, टीआरपी के लिए नहीं जनाब, नहीं कोई, मैं जावेद खान हूँ, मैं जावेद खान, मैं सवाल बोला था, मतलब आप किसी पार्टी का फर्द नहीं बनेंगे एज ऑफ नाउ नहीं, याद रखना सर, कैमरा पे बोल एज ऑफ नाउ नहीं। अरे भाई ये बात नहीं है, मैं एक आवाज कह रहा हूँ कि हम सबको वक्त की जरूरत है एक बनना। आप फ्यूचर फिलहाल तो आप नहीं बनेंगे, फिलहाल नहीं। ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब? अहमियत नहीं जनाब, नहीं बाबा, डीडी से बनना कोई तूफान नहीं होता। कोई अच्छा प्रश्न पूछे जो लोगों के, नहीं लोगों का, ये लोगों का सवाल है, लोगों का सवाल। अगर आप बात नहीं हजरत, आदमी को आप कह रहे हैं साधारण कैसे, लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको चुना है, आपकी नजर में डीडीसी बहुत कम दर्जा है, मगर वो लोगों का भरोसा तो आप पे है ना। इंटरव्यू में एक बात कही आपने, इंटरव्यू में ये कहा कि जो ड्रामेबाज हैं, जो कि बताता हूँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ, नाम जानना चाहिए आप। देखिए आप मानेदार बात करिए, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, नहीं बिल्कुल। इरफान हाफिज साहब, बात मेरी बात सुनिए। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऐसे हालात, ठीक है, तो आप सवाल पूछते हैं ना, ये ऐसे सवाल पूछने से मसला कोई हल नहीं हो जाता। ऐसे आपको टीआरपी मिलती है, कोई टीआरपी जनाब, मुझे आइंदा मेरी आप नहीं मुझे कोई टीआरपी चाहिए नहीं। आपको ये सीधा सवाल था, ये सवाल था। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए झूठ कितना वो बोलते हैं। उनके गृह मंत्री बताते हैं कि स्टेटहुड को हम वापस देंगे जब वहां पर हालात सामान्य होंगे। उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हालात सामान्य नहीं है, ये है। इरफान साहब आप फिर अपनी बात से पलट रहे हैं। हमने आपसे ये जानने, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इरफान साहब डरते हैं। पे सवाल जाता है कि इरफान हाफिज लोन साहब जो हैं वो हमेशा काली पट्टी सर पे बांध के निकलते हैं, मातम मनाते हैं। किस चीज का जनाब मातम मनाते हैं? लोग आप पे ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सारा टीआरपी के लिए, दिखावे के। पीएचडी या तो कोई जाती रंजिश जैसी लग रही है आपकी उनके सर। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पीएचडी के खिलाफ बोलूं? मुझे आप बताइए पीएचडी को। नहीं बोलना चाहता जनाब, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? साहब क्या सियासत में कभी दिखेंगे? मैं पार्टी का, किसी पार्टी का हिस्सा बनी? देखिए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? आपने इससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे कि हम 370, आखिर लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। तो आप, मैं कौन सा 30 दिखावा है, फिर ये कश्मीर। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से दावा किया था, जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल जो है अच्छे हैं, यानी कि शांति है। और इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान हाफिज लोन, जो कि बारामूला से वाबस्ता है और हमेशा जो है सुर्खियों में नजर आते हैं। मजीद इनसे जानेंगे कि क्या कश्मीर में हालात ठीक है, क्या जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति जो है वो बाज़ाब्ता तौर नजर आती है। इरफान साहब आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब सीधा सवाल एक रहेगा कि आर्टिकल 370 के बाद जो दावे किए गए थे डेवलपमेंट और इसी के साथ साथ अमन चैन और सुकून है कश्मीर में, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मुझे इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सारे लोग जानते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा, मोदी साहब की जो सरकार है वो जो हिटलर वाली पॉलिसी है वो अपनाते हैं। वो ये हुआ कि आप झूठ को रिपीट करें कि ये सच लगे, ठीक है। उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि जम्मू कश्मीर में जो है, यहां पर जब ऐसी चली थी अफवाह कि कुछ होने जा रहा है, उनके गवर्नर साहब ने कहा या बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ लोगों पे यहाँ उनको सुरक्षा का खतरा लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर और फौजी बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, 5 अगस्त का फैसला लिया। और 5 अगस्त का फैसला जब उन्होंने लिया, उन्होंने कहा वहां पर कि जम्मू कश्मीर में जो है विकास में जो रुकावट है 370 है, जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार है 370 की वजह से है, जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है, जबकि आपके पास आरटीआई एक्ट था, जबकि आपके पास एंटी करप्शन लॉ था, जबकि 370 डेवलपमेंट में रुकावट
नहीं थी। क्योंकि मैं रीजन देता हूं, क्योंकि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आप हिंदुस्तान के कैपिटल में जाइए, प्रधानमंत्री की रिहाइशगाह या पार्लियामेंट के दाएं बाएं आप घूमे, आप देखेंगे वहां पर लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लोग डस्टबिन से खाना निकालते हैं। जम्मू कश्मीर में जब 370 था, ऐसे हालात नहीं थे। जिन राज्यों में नहीं था, आंध्र है, महाराष्ट्र है, उन राज्यों में आप देखिए कितनी भूखमरी थी, क्या वहां पर हो रहा था। आप समझे मेरी बात? तो 370 भ्रष्टाचार के का कोई वजह नहीं था, उसकी वजह से नहीं था। 370 डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं। 370 की वजह से यहां पर ये कह रहे थे कि भाई हटाने से हालात सुधर जाएंगे। आपके पास है सब कुछ सामने। क्या यहां पर 370 हटने के बाद हालात सुधर गए? क्या आपने नहीं देखा 370 हटने के बाद सुपिंदर बहन पासवान, यहां पर एक सिविलियन क्या कहते हैं, गोजर मुदस्सिर हम लारनू गए थे। आरवनी में आपने देखा, विजबाड़ा साइड में एक निर्दोष लोग को एलिजली फौजियों ने मारा। सुपिंदर बहन, सिविलियंस का खून, आए दिन यहां खून बहता, चाहे वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, क्या बदला है? और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए झूठ कितना वो बोलते हैं। उनके गृह मंत्री बताते हैं कि स्टेटहुड को हम वापस देंगे जब वहां पर हालात सामान्य होंगे। उसका मतलब क्या हुआ? यहां हालात सामान्य नहीं है। उनके 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की दूरी, उसका मतलब डिसअफेक्शन, एलिनेशन यहां पर है। अरे मेरे भाई, आप जावेद भाई, आप समझिए, 1 लाख लोग मारे गए कश्मीर में जी। 30 साल में क्या कुछ नहीं देखा आपने? ये अल्फाजों में वो दर्द कितना भयानक है, चाहे उधर की गोली या इधर की गोली, यहां पर इंसानियत का हर दिन कत्ल हुआ। और उसके बाद आप कहे कि यहां कश्मीर नया कश्मीर बन गया, सब कुछ सुधर गया, सामान्य हो गया। मैंने आपको गृह मंत्री जी की अभी मिसाल दी या प्रधानमंत्री जी की, तो मैं उससे तो वाजिया है। और जो हकीकत यहां पर है उस पे आप देखिए, यहां पर एक मसला है, 3 जंगें हुई है, शिमला एग्रीमेंट कहता है ये मसला है, वर्किंग ग्रुप्स बने, इंटरलोकेटर्स बने, कई दफा बातचीत हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, कश्मीर पे भी चर्चा हुई, 1 लाख लोग मारे गए। उसके बाद आप कहेंगे कि कश्मीर बस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कुछ वहां से कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, कश्मीर एक मसला है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट कह रहा है। इरफान साहब, मैं आपको बता दूं, मसला है कश्मीर, इसे इनको हल करना होगा। और जब तक मसला कश्मीर हल होगा तब तक जो हमारे राइट्स, जेन्युइन राइट्स है, हमारी डेमोग्राफी चेंज ना हो, चाहे जमीन के हवाले से, नौकरी के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से, उसकी हमें रखवाली करनी होगी। और उसमें काफी बहुत पहले से उसमें नुकसान हुआ है, बहुत पहले से। इरफान साहब, आपको मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल से पहले आज तक घंटाघर पे झंडा नहीं लहराया गया, और वाहिद कल जिस तरीके से 26 जनवरी को घंटाघर पे यानी कि क्लॉक टावर पे जो है झंडा लहराया गया, और हर एक ये भी बयान सुनने को मिलते हैं कि हर एक कश्मीरी के हाथ में जो है हिंदुस्तान का झंडा है। हालांकि पहले जो है हिंदुस्तान का झंडा कोई नहीं लेता था, मगर आज एक चेंज जरूर नजर आई है कि हर एक कश्मीरी के हाथ में जो है झंडा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक आपसे मैं बताना चाहता हूं, आप नए यंग जर्नलिस्ट है, बहुत मेहनत करते हैं आप, अप्रिशिएबल। लेकिन आप देखिए, रिसर्च क्या करें। जब यहां पर ये टर्माइल पीक पे था ना, तब हिंदुस्तान के बहुत से पॉलिटिकल लोग, पर्टिकुलरली बीजेपी से, इसी लाल चौक में सामने आए थे, उन्होंने वहां झंडा लहराया था। तो ये तो हर साल होता है। और यहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों ने तो कहा कि ये सिर्फ डिसअपियर, और लेकिन उस झंडा लहराए, हमें उसके साथ कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जो हमारा झंडा है हम उसको मानते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस मिले, और हम हिंदुस्तान का जो झंडा उसका भी सम्मान करेंगे। मैं हमेशा यहाँ लोगों को कहता हूं कि आपके साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, आपके जो हक की आवाज है उसके साथ है, लेकिन अगर आप इस झंडे को, नेशनल फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो वो लोग भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। इसलिए हमें उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर झंडा यहां पर लहराया जाता है, लेकिन अगर उस झंडे को आप ऐसा सामने रखते, जैसे आप बात कह रहे कि इट्स ए साइन ऑफ नॉर्मलसी, इट्स ए साइन ऑफ कश्मीर सुलझ गया, कश्मीर इज नॉर्मल, फिर गृह मंत्री जी क्यों कह रहे कि भाई
वहां पर जब नॉर्मलसी होगी तब हम स्टेट वापस। तो आपका मानना है कि हालात कश्मीर ये में पहले झंडा तो इससे पहले भी आप तो लाल चौक में कितनी सुरक्षा होती है, यहां से कितनी सुरक्षा होती है सुनवार साइड से। तो अगर अदरवाइज भी कोई झंडा लेके जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कश्मीर सुलझ गया। मसला कश्मीर फिर भी मसला है, हल तलब है। अब समझे मेरी बात काइंडली इसे, और ये हिंदुस्तान के लोगों के मुफाद में है जो हम उनको ये सही बात कहते हैं कि भाई जो ये मीडिया आपको दिखा रहा है कि यहां झंडा, ये इससे पहले 30 साल से हो रहा है, तो ऐसी बात। लेकिन यहां इलेक्शन हो रहे हैं, कभी 70% भी पार्टिसिपेट हुआ, कभी 5% भी हुआ, लेकिन उसका मतलब नहीं हुआ जब 70% हुआ तो मसला कश्मीर हल हो गया। आप कहेंगे सब सामान्य। मैंने तभी आपको कहा 1 लाख लोग मारे गए हैं, कहीं जंगे हुई है, ये एक मसला है, इनको हल करना होगा। जब तक मसला कश्मीर हल होगा तब तक जो हमारे जेन्युइन राइट्स है उनके लिए हमें लड़ना होगा। और मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, हमें ऐसा हल ढूंढना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा। एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जज्बात से काम नहीं लेना होगा। वो हल जो हिंदुस्तान को भी कबूल होगा, उधर साइड से भी कबूल होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कबूल होगा, और खुसूसी तौर जो हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है, वो हल जो हिंदुस्तान हमें दे सकता है, उस हल की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। जावेद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे जो यहां पर हमेशा जज्बात, मैं हमेशा कहता हूं हम 70 सालों में जज्बात के शिकार हुए, गंदी राजनीति, जज्बात, पॉलिटिक्स जो है एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स के शिकार हुए। जो भी आप आज की डेट में भी अगर आप अभी 10 गालियां किसी को देंगे, जज्बात से बात करेंगे, तो शाम को आप देखेंगे लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं वक्त की जरूरत है, यहां पर ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं ड्रामाबाजी, आप सुनिए, यहां पर नहीं, आपने ये बात कही, जज्बात को साइड में रख के मुकम्मल मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको वो बात करनी होगी जिसके पीछे लॉजिक होगा, रीजन होगा, आप अचीव कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात, जो जज्बात में आप बात करते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को भी, ठीक है। लेकिन अगर कम ही लोग, इस वक्त की जरूरत है संजीदगी की, ईमानदारी की, जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना, क्योंकि हम बहुत ही इस वक्त नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने 1953 में हिंदुस्तान के पास सिर्फ कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उस इलाहा को 370 में कानूनी शक्ल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली थी। आप पढ़िएगा 370, वहां पर जिक्र हुआ है किसका, इलाहा का। 2 सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन सिर्फ उन 3 चीजों पे होगा। आज आप देखिए, वो विदेश, कुछ करेंसी, ठीक है, ये उनके पास डिफेंस, सब कुछ हमारे पास बाकी। मेरा कोर्ट, मेरा प्रधानमंत्री, हमारा सदर रियासत, हमारा फ्लैग, जम्मू कश्मीर का संविधान, ये सारा किनके पास था, हमारे पास। और आज आप देखिए 53 से लेके आज तक हमने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी खो दिया, सदर रियासत भी खो दिया, ठीक है। हमने 370 चला गया, 35 से गैर आईनी, गैर कानूनी तौर इन्होंने मंगल सिंह की तरह डाका डाल के हमसे छीन लिया। हमारे पास जो प्रोटेक्शन थी, लैंड एलिनेशन एक्ट, बाहर का जमीन नहीं खरीदेगा, ले लिया इन्होंने, खत्म किया। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, खाली इलेक्शन कहां का लड़ेगा, यहां का वो कानून भी खत्म, ठीक है। हमारे पास अब सपा है ना आज, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। 1 लाख लोग मारे गए, ठीक है। पहले ये था, ये मुसीबत नहीं ना थी, आपके पास प्रधानमंत्री था ना, आपके पास झंडा था ना, क्या है वो हमारे पास? अब आपका प्रधानमंत्री, आपने इंटरव्यू में एक बात कही, आपने इंटरव्यू में ये कहा कि जो ड्रामेबाज हैं, जो कि बताता हूं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नाम जानना चाहें आप। देखिए, आप मानेदार बात करिए, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, नहीं, सारे मानते नहीं, बिल्कुल। इरफान हाफिज साहब, बात मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब ऐसे हालात होंगे, इन छोटे चीजों पे आप जैसे जिनको सारे लोग सुनते हैं, छोटे इररिलेवेंट चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दे, ध्यान देना है जनाब। आखिरकार लोगों को भी पता चले, आवाम देख रही है, आवाम को भी पता चलेगा कि आखिरकार ड्रामेबाज है कौन। मैं कह रहा हूं ड्रामेबाज कौन? देखिए मेरे कहने का मतलब, ड्रामेबाज है कौन? देखिए, मैंने ये तय किया है, आप बताइए, खाली नाम। हिंदुस्तान की सरकार आज ये पॉलिसी कर रही है
यहाँ के लोग कुछ आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं आपसे जवाब दे रहा हूं, इरफान अगर मैंने हाफिज जवाब नहीं दिया तो तब आप कहना। हिंदुस्तान की आज पॉलिसी है कि वो ऐसा माहौल यहां पर बनाना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार की, कि यहां पर कुछ लोगों को ऐसे ग्रूम अप कर रहे हैं, ड्रामाबाजी, मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसे बातें करने की इजाजत है, या यहां पर कुछ लोग इवन वो उनको बंद भी रखेंगे, सख्ती भी करेंगे, उनको ग्रो करेंगे वो। और अल्टीमेटली यहां पर क्या इनका ये उसमें एम्बिशन है कि हम एक दूसरे की पगड़ी उछाले, ठीक है, एक दूसरे की टांगों को खींचे। कोई बाहर आए कहे भाई एनसी चोर, कोई कहे पीडीपी चोर, कोई कहे पीसी ने ये किया, वो अपनी पार्टी, कोई इन्होंने ये किया, आपस में टकराव, ठीक है। यहां पर हमने क्या क्या, इन रीजनल पार्टीज ने क्या नहीं किया, शायद हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत यह है। इरफान कि साहब, हम उस इरफान बात को, साहब, जो आप इरफान ड्रामाबाज- साहब, नहीं, मेरा इरफान मकसद- साहब, इरफान साहब, आप फिर अपनी बात से पलट रहे हैं। हमने मैं आपसे नहीं ये बताऊंगा, जानने, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इरफान साहब अवाम डरते के हैं, मुफाद इरफान साहब में डरते नहीं हैं, है। इरफान हम साहब डरते सबको हैं, इस इरफान साहब डर गए ना, इरफान साहब डर गए। क्यों? मैं तो यही कह रहा हूं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जब आप बयानबाजी में माहिर हैं, हमेशा डिबेट करते हैं, तो नाम बताने में क्या है तो जनाब? मैं यही, किस पे आप अटक गए? आप वो ड्रामेबाज, लोगों को भी पता चलनी चाहिए, लोगों की आंखें भी खुलनी चाहिए। आप सुनिए मेरी बात, मेरा लोगों को ये पैगाम है कि यहां पर वक्त की जरूरत जो है, हम सबको एक होने की जरूरत है। हम सब एक आवाज में हमें यह कहना है कि जो हम ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान में, जो 5 अगस्त का जहां तक ताल्लुक है, मसला इनको हल करना है। लेकिन 5 अगस्त जो मंगल सिंह का डाका है, जिस तरीके से हम पे हमले हो रहे हैं, मेरी फ्रूट इंडस्ट्री को, जो बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी है, मेरा भी रोजगार, हमारे घर का, खानदान का, उसी से, दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। 80-70% लोग फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इन्होंने कंपटीशन कर दिया, बाहर का फ्रूट ला रहे हैं। इनकी मंशा है कि इनकी इकोनॉमी से इनको कैसे कमजोर किया जाए। लाखों, बहुत सारे लोग जेलों में है। ये इन्होंने मंगल सिंह की तरह हम पे डाका डाला। अब देखिए कैसे कानून ये ला रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, हमें उस डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए, अपने जेन्युइन राइट्स के लिए, संविधान के धारे में पीसफुली हम वो मांगेंगे। और वक्त की जरूरत है हम सबको एक होके ये सारा भूल जाना, क्या माजी में हो, वो इनसे हम हिसाब लेंगे वक्त पर। कौन ड्रामाबाज है, किसने क्या किया है, कौन दिल्ली से मिला हुआ है, फिर यहां पर ड्रामाबाजी करते हैं, वहां से भी मिले हुए हैं, यहां से भी मिले हुए हैं, दोनों साइड से ड्रामाबाजी करते हैं, वहां से भी पे रोल्स पे, यहां से भी पे रोल्स पे, वक्त पे हम बोलेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं वक्त की जरूरत है। वी शुड बी वन एंड फाइट together for our genuine political rights, and till resolution of Kashmir issue we must fight for our genuine rights which were enshrined, guaranteed by our constitution, politically भी और legal level पे। बदकिस्मती से ये political parties जो है, ये संजीदगी से इस वक्त legal battle fight नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे as a student of law लगता है कि हमारा केस जो है बहुत ही strong केस है। इंशाल्लाह as a student of law मैं प्रीजज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इफ वी फाइट, मेहनत उस पे करेंगे, इंशाल्लाह मुझे लगता है हमें इंसाफ मिलेगा। इरफान साहब, दूसरा सवाल लिए चलते हैं। आपको बता दूं कि हमेशा इरफान साहब जो हैं बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इससे पहले जो सरकारें रहीं, इससे पहले जो दौरे इक़्तिदार में थे, आपने उनके खिलाफ कभी नारेबाजी नहीं की? किनके खिलाफ नहीं की? इससे पहले जो हुकूमत थी, इससे पहले जो दौरे हुकूमत थी, खासकर पीएचडी बना, उसको किस नज़रिए से देखते हो? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि हमेशा तनकीद का निशाना जो है बीजेपी को बनाया जाता है, खास करके अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत, यानी कि कांग्रेस की दौरे हुकूमत में भी कई कश्मीर नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि वक्त की जरूरत है, हम एक होने चाहिए। बाकी मैं आपको कहता हूं वक्त पे हम उनसे हिसाब मांगेंगे। जब मैंने आपको ये कहा कि 53 में अगर सिर्फ इनके पास 3 चीजें थी, जब हमने इनसे लड़ाई उठाई, आपने देखे तब तो शेख साहब ने ही कहा ना कि ये हम जो इनके साथ हमने हाथ जोड़ा था ये सही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में 1953 से लेके आज तक हमने क्या हासिल किया? कुछ हासिल किया?
370 गया, 35 से चला गया, हमारा झंडा चला गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर चला गया। इसका जिम्मेदार शेख साहब ने कोई नारा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने देखा 75 में उन्होंने उसे दफन कर दिया, ठीक है। और आज भी मैं देखता हूं, कभी मुझे लोग कहते हैं क्या आप रायशुमारी के खिलाफ है। मैं उनको कहता हूं जो लोग वो ओपिनियन रखते हैं वो उसका लॉजिक या रीजन देंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान के आईन में इलेक्शन लड़ने वाला होगा, अगर वो अवाम में जाता है, वो ये कह सकता मसले कश्मीर को हल करिए, वो ये कह सकता 370-35 से वापस दीजिए, और मैं समझता हूं वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप यहां की डेमोग्राफिक चेंज को रुकाएंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, हिंदुस्तान के आईन में इलेक्शन लड़ते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई रायशुमारी की बात करते हैं, ठीक है, और वो भी किस टाइम पे, जब आपको इलेक्शन लड़ने होंगे। तो मुझे लगता है वो किस चीज के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट हासिल करने के लिए, उसे मैं कहता हूं एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स। आपने भी इलेक्शन लड़ा? मैंने लड़ा है इलेक्शन, मैं इस यहां से इंडिपेंडेंट लड़ा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो 370-35A हमारे लैंड के हवाले से राइट्स, जॉब करने के हवाले से राइट, ये ट्रमेंडस पोजीशन अर्स, अगर वो हमें हासिल होती है, अगर वो हमने बचा के रखी होती, जब आपका प्रधानमंत्री राष्ट्र अपना सदर रियासत, अपना झंडा, अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना इलेक्शन कमीशन, लैंड ग्रांट्स एक्ट, कोई लीज पे भी जमीन नहीं ले सकता था, तब मुझे लगता है वो क्या जिसे हम कहते हैं ना मसले कश्मीर का हाल, वो उसके बहुत करीब था। आप समझे मेरी बात, वो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती अगर खाली आपने उसको बचा के रखा होता। आप समझे मेरी बात। अगर इस वक्त भी आपकी चैनल में मैं ऐसी कोई बात कहता हूं, हिंदुस्तान के खिलाफ 10 गालियां, फिर मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, आपको पता है लोग उसे बहुत पसंद करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हैंडफुल ही लोग मेरी बात को समझेंगे, ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जज्बात से काम नहीं लेना, किससे काम लेना है, दिमाग से, कि हमारे पास क्या था, हमने क्या खोया। मान लीजिए, मैं आपको जावेद साहब ये कहना चाहता हूं, मुकम्मल कर रहा हूं मैं, कि अगर कल मसला कश्मीर हल होता है, लेकिन अगर आपकी डेमोग्राफिक चेंज हुई होगी, यहां पर कुछ ऐसी सेटलमेंट्स हुई होगी, यहां की जमीन भी चली गई होगी, जॉब्स बाकियों के हाथ में आया होगा, ठीक है, यहां पर पूरा आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर अगर आपका मसला कश्मीर हल भी होता है, फिर उसका क्या फायदा। आप समझे मेरी बात। अब लोगों से मेरी गुजारिश है, खुदारा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो आप हल पा सकते हैं, जो एक मुमकिन हल है, उसकी ओर आप सारे लोग बढ़िए। आप समझे मेरी, जो मुमकिन है, जज्बात से काम नहीं चलेगा, मत जज्बात से काम लिए। सीधे सवाल आते हैं, आप पे सवाल जाता है कि इरफान हाफिज लोन साहब जो हैं वो हमेशा काली पट्टी सर पे बांध के निकलते हैं, मातम मनाते हैं। किस चीज का जनाब मातम मनाते हैं? लोग आप पे ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सारा टीआरपी के लिए, दिखावे के लिए। देखिए, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन। मैं देखिए आपको एक हकीकत रियलिस्टिक बनना होगा। ये कोई मैं डीडीसी इलेक्शन जीता वो कोई तूफान ये नहीं है। सरपंच मैं इसे कहता हूं बड़ा सीनियर सरपंच है, ठीक है। मैं काफी तब शायद किसी को पता ही नहीं था जंतर मंतर, ये सेल्फ प्रेज नहीं, आप हिस्ट्री ये चेक करिएगा, रिसर्च करिएगा, जब जंतर मंतर लोगों के राइट्स के लिए आप फाइट करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मुश्किलात है। आप किसी से भी पूछे मेरे बारे में, बहुत सारे लोग ड्रामाबाजी करते, कहते हम किसी के एजेंट नहीं है, हम करप्ट नहीं है। आप समझे मेरी बात। लेकिन आप जैसे लोग रिसर्च करते उनको पता होता पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे सियासी मुखालिफ के पास भी जाएंगे, कहीं पर भी कश्मीर में जाएंगे, चाहे यहां से आप किसी जर्नलिस्ट कनेक्टेड होते हैं, इनके राब्ते होते हैं, वहां से भी जाएंगे, यहां से भी, आपको कहेंगे वहां शायद कोई एक बंदा है जो ना उनके पे रोल्स पे है ना इनके पे रोल्स पे। यहां पर बहुत सारे कश्मीरियों की जो वो इस्तिसाली सियासत करेंगे या ऐसी बात करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ, लेकिन आप जैसे लोगों को वो पता चल जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेरा हरीब भी होगा ना, वो भी कहता है ये बंदा जो है वो कहते हैं ना दूध का दुल्हा हुआ, इसका दामन साफ है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। इसलिए कुछ जो आपने सवाल पूछा उससे मैं यही कहूंगा कि लोगों को पता है कौन क्या है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत से, अगर कोई भी यहां पर पब्लिक लाइफ में आता है, इसमें आपकी लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे मेरे वालिद साहब है, वो भी इन हालातों के शिकार हुए, फैमिली ने बहुत नुकसान उठाया, वो नहीं मानते थे। तो आप इसमें आप अंदाजा करिए कि आप किन, यहां पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है आपको पता ही नहीं है जो मारता है ये मारता क्यों, मरने वाले को पता ही नहीं मुझे मार क्यों रहे हैं। तो ऐसे हालातों में जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, इसमें काफी जो है कठिनाइयां होती है, आपकी लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि हक के लिए हम बात करें, और जो लोगों के
जेन्युइन राइट्स है, दर्द होता है। जैसे मैंने अपने बाप को खोया इन हालातों की वजह से, कहीं परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारी में करीबी लोगों को खोया है, क्योंकि मैं कहता हूं ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और उससे लोग यतीम हो जाते हैं, बेवाएं हो जाते हैं, कुछ हमारी बहनें बेवाएं हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं और दर्द होता है। उसके ही कारण हम चाहते हैं कि जो हम ये चाहते हैं एक छोटी लेवल पे। देखिए जावेद साहब, आपने कहा ना, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, एनसी है, पीडीपी है, ये क्या कहते हैं, अपनी पार्टी है, पीसी है, ये लोग है पॉलिटिकल पार्टीज में। एक निर्दलीय, एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूं लोगों की आवाज बनूं। मुमकिन होगा इंशाल्लाह, लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों को इंसाफ। सवाल एक आपको बताना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे, पीएजीडी जो है एक बना था, मुद्दा मंसूर था, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, आर्टिकल 370 जो है वापस लाएंगे। बड़े बड़े बयानात आते हैं। एक जब ये पीएजीडी बना था तो काफी तर लोगों की उम्मीदें जागर थी इससे। आज आप किस तरीके से देखते पीएजीडी? देखिए, मुझे लगता है कि आप पीएजीडी पता नहीं आपके माइंड में क्या है। पीएजीडी या तो कोई जाती रंजिश जैसी लग रही है आपकी उनके साथ। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पीएजीडी के खिलाफ बोलूं? मुझे आप बताइए, पीएजीडी मैं नहीं बोलना चाहता जनाब, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आप इरफान हाफिज लोन आप सुनिए मेरी बात। देखिए, जो यहां पर आप वजन दे रहे हैं ना, डिस्प्रपोर्शनेट पीएजीडी, यहां पर 1 लाख लोग मारे गए, कन्फ्लिक्ट है, हमें इन्होंने मतलब मंगल की तरह खत्म कर दिया, डाका डाल दिया, सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरे पास अब स्टेट भी नहीं है। ये यहाँ प्रधानमंत्री होता था, अब हमारे पास ये क्या कहते हैं, गवर्नर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, एलजी बन गए। आप समझे मेरी बात, कितने हमें डिग्रेड किया, हम लुट गए हैं मेरे भाई। अब मेरी राजनीति को अलग छोड़िए, और इसमें आप फिर अहमियत दे रहे हैं पीएजीडी। आखिर पता होना कि आप किस नजरिए से देखते हैं इरफान हाफिज लोन? किस नजरिए से देखता हूं कि यहां पर ऐसे हालात है, ऐसे मरहले पे हम हैं। यू लुक बियॉन्ड पीएजीडी। ये कोई पीएजीडी वाले खाली लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम सबको एक होके लड़ना होगा। हाँ, कभी लोग देखते हैं कि भाई सत्ता, यहां पर इलेक्शन हो गए, बहुत सारे कहते कब होंगे इलेक्शन? अरे इलेक्शन से क्या होगा? मैं आज आपको कहता हूं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, दिल्ली वालों की कोशिश है, एक दूसरे से लड़ाएंगे, कुछ लोगों को जेल से छोड़ेंगे, वो पीएजीडी के खिलाफ गालियां मारेंगे, एनसी पीडीपी, हम बिखर जाएंगे, वो ये तो कोई 20 सीटें 10 सीटें हुकूमत बनेगी, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनके पीछे लंबा सा केवलकेड होगा, सरकारी एस्टेट डिपार्टमेंट से बंगले मिलेंगे, कोई किसी को एक महकमा दूसरा महकमा, यही होगा ना, यही होगा ना। तो क्या वो उसे मसले का हल है? इरफान साहब, इलेक्शन से बियॉन्ड देखिए, इलेक्शन यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, ऐसी सोच आनी चाहिए जो आगे जो ये कहेंगे कि कश्मीर को हल करना होगा, और 5 अगस्त का फैसला जो था गैर आईनी, गैर जमहूरी था। बाकी आप इसे इलेक्शन से मत जोड़िए। इरफान हाफिज साहब क्या सियासत में कभी दिखेंगे? मैं पार्टी का, किसी पार्टी का हिस्सा बने? देखिए, यहां पर वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? आपने इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे कि हम 370 पे, आखिर लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। तो आप, मैं कौन सा 30 दिखावा है, फिर ये दिखावा है। आप क्या समझते हैं मैं यहाँ का शेख अब्दुल्ला हूँ? मैं शेख अब्दुल्ला हूं यहाँ का। मैं छोटा सा एक डीडीसी, मैंने इससे पहले असेंबली इलेक्शन लोगों के पास गया था, मुझे वोट दो इनके खिलाफ, एनसी पीडीपी के खिलाफ, नहीं माना उन्होंने, बुरी तरह मुझे हराया। क्या किसी पार्टी के फर्द बनेंगे आप? क्या इरफान साहब किसी पार्टी का फर्द से? आज मुश्किल से आज लोगों ने मुझे, मैंने पीएजीडी के खिलाफ कैंडिडेट था, अपनी पार्टी का एक एमएलए था, वो मेरे मुकाबले में था, लेकिन लोगों का शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि लोगों ने मुझ लोग भी ये जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं लोग भी जानना चाहते हैं क्या आने वाले वक्त में इरफान साहब जो है हमें सियासत में नजर आएंगे, किसी पार्टी का फर्द बनेंगे? आप किसे सियासत समझते हैं? आप समझते जो एमएलए बनेगा वही सियासत है? आपकी नजरों में होगा, क्योंकि सियासतदान भी आप, बयानबाजी भी आप। देखिए, इरफान साहब हर साल 80-90 एमएलए आते, नेक्स्ट ईयर उसमें से 50% से कम रिपीट होते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन से फिर आएंगे। आप यहाँ पर क्या पॉलिटिक्स ये समझते बस जो एमएलए बनेगा, जो डीडीसी बनेगा, जो रिफ्यूज कर रहे हैं इस बात को, मतलब कि आप इसी बात को कि आप किसी पार्टी का फर्द बनेंगे, हाँ या ना? नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं। हाँ, मेरी कोशिश होगी कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज पीएजीडी कोशिश करे, उनसे गुजारिश है वो अपनी पीसी सबको साथ लाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करे, मिलके सारे लोग मिलके करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश
पॉलिटिकल पार्टी जो है ना हिंदुस्तान की, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, एआईएडीएमके, डीएमके, उनसे मिलेंगे और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, पार्लियामेंटेरियन से मिलेंगे, बहुत ही हम्बल तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से यही मिलिए कि सर हमारे साथ इंसाफ करिए। सर मिलके करिए। अब मुख्तसर सी बात, आपको मैंने एक ही सवाल बोला था, मतलब आप किसी पार्टी का फर्द नहीं बनेंगे? हाँ, नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं, याद रखना सर, कैमरा पे बोल रहे एज हो आप। ऑफ नाउ नहीं। अरे भाई ये बात नहीं है, मैं एक आवाज कह रहा हूं कि हम सबको वक्त की जरूरत है एक बनना। अब फ्यूचर मतलब फिलहाल तो आप नहीं बनेंगे, फिलहाल नहीं बनेंगे, फिलहाल नहीं। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं, ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आप मुझे जनाब, अहमियत दे रहे हैं। अहमियत आप नहीं, मुझे अहमियत नहीं जनाब, मैं नहीं नहीं बाबा, डीडीसी बनना कोई तूफान नहीं होता। कोई अच्छा प्रश्न पूछे जो लोगों के नहीं, लोगों का, ये लोगों का क्या सवाल है, लोगों का सवाल। अगर आप बात एक डीडीसी को, एक नहीं साधारण हजरत, आदमी को आप कह रहे हैं कि साधारण कैसे? लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको चुना है, आपकी नजर में डीडीसी बहुत कम दर्जा है, मगर वो लोगों का भरोसा तो आप पे है ना। ये होगा, एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक अचीवेबल सॉल्यूशन की ओर बढ़ना होगा। मुझे पता है यहां पर खतरा है, जान का खतरा है, इंसान मर भी सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है। मेरे वालिद साहब जो है, मैं तब 7वीं में पढ़ता था जब वो शहीद हुए हैं। मुझे हर मुमकिन कोशिश करूंगा, अगर मेरी जान भी इसके लिए चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं होगी। वक्ती तौर पे यहां पर जो लोग हैं एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स के शिकार ना बने, जज्बात से काम ना ले, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे। इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब जो हमसे छीना गया हमें वो वापस मिलेगा। और जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है, आपकी बात से सहमत हूं। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर मिल बैठ के इस मसले कश्मीर को हल करेंगे, और ऐसा हल करेंगे जो हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कबूल। वक्ती तौर इरफान हाफिज लोन ने इस बात से जो है पर्दा हटा लिया है कि ये किसी पार्टी का रुकन या फिर फर्द नहीं बनेंगे। खैर, जब ये बनेंगे तो वाहिद मैं भी जाऊंगा, इनसे कुछ सवाल मेरे भी होंगे उस वक्त। एक आखिरी सवाल, इरफान हाफिज लोन खुद को पक्का इंडियन यानी पक्के हिंदुस्तानी समझते हैं? देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, आपको ये बीमारी लग गई है, ठीक है ना? आप जनाब मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पता होना चाहिए टीआरपी आपकी कैसे कौन सी टीआरपी? हजरत, टीआरपी के लिए नहीं जनाब, नहीं, मैं जावेद खान हूँ, अपने आप को इंडियन मानते हैं? मैं जावेद खान हूं, जावेद खान साहब, मैं खान साहब हूं। जम्मू कश्मीर में लड़ाई, हाँ या ना? जम्मू कश्मीर में लड़ाई इसी बात की है। क्या जावेद खान मानता है कि मसले कश्मीर का ये हल हुआ है, या लोगों की बात ना पलटी ना, कि नहीं? बात ना पलटी ना, बात ना घुमाइए, हाँ या ना? आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? सवाल मेरा है आपसे, सवाल मेरा है आपसे, सवाल मेरा है जनाब। आप यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये हक आपने ये भी पढ़ा होगा कि पूछ सकता हूँ मैं, ये मुझे हक है, ये कोई अर्नब गोस्वामी वाला नहीं। नहीं, आई एम नॉट, आपको जवाब रिप्लाई ये आपको है। जम्मू कश्मीर एक मसला है, लोगों से पूछना होगा कि इस मसले का हल क्या है, उनको एतमाद में लेके मसला हल करना होगा। ये कहना कि आप ये हो, आप वो हो, आप हिंदुस्तानी हो नहीं हो, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये गांधी जी का देश है, जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेके एक मसला होना चाहिए। और जो आपने सवाल पूछा है, मेरी राय मैटर नहीं करती है जिसने इलेक्शन लड़ा, राय यहां के अवाम की मैटर करती है। जो असली झगड़ा है, जो सवाल आपने पूछा, झगड़ा उसी पे है, मेरी राय मैटर नहीं करती है। मैं कहूँ जिस आदमी ने हिंदुस्तान के आईन में इलेक्शन लड़ा, अभी मैंने आपके सवाल को जवाब दिया, वो आदमी सिर्फ ये कह सकता है, हिंदुस्तान के आईन में आप पढ़िए, जब वो हलफ उठाता है वो कहता क्या है, और उसके बाद आप ऐसा सवाल पूछेंगे, मैं यही कहूंगा कि अनपढ़ और जाहिल जैसा सवाल होगा। सर, आपकी ये सोच है, और लोग किस तरीके से देखते हैं और लोग किस तरीके से समझते हैं वो लोगों की राय होगी, वो लोगों की राय होगी। और मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ और मैं कितना जानता हूं, कितना कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पता है, वो लोग अपनी लोग जो है अपनी तरजीह देंगे। इरफान हाफिज लोन हमेशा सुर्खियों पे नजर आते हैं। इरफान हाफिज लोन साहब जो है हमेशा दे रहे हैं ना। मैं आपको कहना, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि अगर जो इलेक्शन लड़ने वाला होगा ये कह सकता है कि मसले कश्मीर को हल करिए। जब तक मसले कश्मीर हल होगा, हमारे जो जेन्युइन राइट्स है डेमोग्राफी को चेंज करने को रोकने के लिए उनकी हासिल करना होगा, और जज्बात से काम नहीं, हमें अकल से काम लेना होगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हमारे पास प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, सब कुछ था, ठीक है। तो आप सवाल पूछते हैं ना, ये ऐसे सवाल पूछने से मसला कोई हल नहीं हो जाता, ऐसे आपको टीआरपी मिलती है। कोई टीआरपी जनाब, मुझे आइंदा मेरी
आप नहीं नहीं मुझे कोई टीआरपी चाहिए नहीं, ये सीधा सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल था, लेकिन ये सवाल था। जून में ऐसे जैसे हालात हो, यहाँ पर आप एक उभरते हुए जर्नलिस्ट है, आपको आप ग्रो हो रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, एक ऐसा पर्टिनेंट और मानेदार सवाल पूछिए। जो कुछ मीडिया आप देख रहे हैं ना, येलो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, जैसे आप ये प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? जनाब 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 खैर बहुत बहुत नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी राय थी। अब वो लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से इसे देखते हैं और किस तरीके से जो है इस पे अपना गौर फिक्र करते हैं। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा डिबेट में नजर आते हैं, हमेशा जो है बयानबाजी में माने जाते हैं और सर पे काली पट्टी बांध के जो है बयानबाजी करते हैं। इरफान हाफिज लोन जो कि बारामूला संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। खैर बहुत सारी बातें हुई इनके साथ। आखिरकार कश्मीर का हल क्या है, कश्मीरियत को किस तरीके से देखते हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को किस तरीके से देखते हैं, बारीकी जानने की इनसे कोशिश की। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।